नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर में आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत पंजाब की खबर से। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बादल ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में कैश क्रेडिट लिमिट के मुद्दे पर बातचीत की। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दिल्ली में 7 RCR में पहुंचे, जहां 4:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लगभग 45 मिनट तक ये मुलाकात चली और इस समय हम 7 RCR के बाहर ही खड़े हैं, जहां पर 45 मिनट के करीब मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात चली। और ये मुलाकात अपने आप में कई मायनों में पंजाब के लिए अहम मानी जा रही है। एक तरफ जहां 2017 में पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, उसके मद्देनजर किस तरह से पंजाब के राजनीतिक हालात हैं, इसको लेकर चर्चा की। और बीजेपी और अकाली दल किस तरह से मिलकर लोगों के बीच में जाए, क्योंकि लगातार यही कहा गया है कि अकाली और बीजेपी का पुराना रिश्ता है और उसी रोल मॉडल के हिसाब से ही इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे और हैट्रिक करेंगे। इसी के मद्देनजर आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद किसानों के लिए भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस मुलाकात में खास तौर पर कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की बात की और इसका परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा। उनका साफ तौर पर कहना था कि पंजाब के किसानों को जो मुनाफा है वो काफ़ी कम मिल रहा है। ऐसे में कैश क्रेडिट लिमिट की किस तरह से किसानों को इसका मुनाफा मिले, इसके बारे में विचार एक लंबी चौड़ी जो है मीटिंग की गई और मुख्यमंत्री जो है संतुष्ट नजर आए। इसके बाद 7 RCR में लगभग 45 मिनट के करीब ये मुलाकात चली और मुलाकात में जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की शताब्दी दिवस पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार बना रही है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। ये भी बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी जो एडिटोरियम है वहाँ पर जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की शताब्दी समारोह है उसमें भी शामिल रहेंगे। तो कई मायनों में ये मुलाकात अहम मानी जा रही है और पंजाब के कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बीच बातचीत हुई। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री बादल के साथ पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की आज दिल्ली में मैराथन मीटिंगों का दौर जारी रहा। सबसे पहले मुख्यमंत्री 1 बजे के करीब वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। मुलाकात में वित्त मंत्री के साथ खास तौर पर कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में विस्तार से जो चर्चा की गई। मंडियों से अनाज की बकाया अदायगी में हुई देरी पर विपक्ष के निशाने पर रही राज्य सरकार ने इसका पक्के तौर पर हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ सूबे के फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरो भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि उन्होंने अरुण जेटली को अपील की है कि सूबा सरकार अनाज की अदायगी समय पर कर सके, इसके लिए कैश क्रेडिट लिमिट का स्थायी हल निकाला जाए। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने जल्द ही अपने विभाग के साथ राज्य सरकार के पदाधिकारियों की मीटिंग करवाने का भरोसा दिया है। हमारे हिंदुस्तान को जो फूड देते हैं 50% देते हैं और इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एजेंसीज करते हैं, कुछ एक्साइज डायरेक्ट करती हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सारा अकाउंट है वो सेटल हो जाए। उन्होंने कहा है कि जल्दी चीफ सेक्रेटरी हमारे और उनके एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी या फूड सेक्रेटरी सब बैठेंगे और इसका परमानेंट हल निकालेंगे। वहीं पंजाब के खाद्य एवं सप्लाई मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरो ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की एजेंसी के तौर पर किसानों से अनाज खरीदती है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अदायगी में देरी के साथ किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोल्यूशन है जी, जो एक्सपेंडिचर्स होंगे ने स्टेट एक्सपेंड करता है ऑन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the state is simply an agent on their behalf. जो whatever expenditures we incur, they should be fully reimbursed to the state by the government of India. That is our contention. That is all we say. Whether it's 2,000, whether it's 200, that is not the issue. Primarily, it's a case of fair play, fairness. That what we pay, what we incur, what we do for labor, जो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं, be that
our services should be fully competent. मुख्यमंत्री ने अपने ही अंदाज में अपने विरोधियों पर निशाना साधा। उनका साफ तौर पर कहना था कि पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और प्रोपेगेंडा एक चलाया जा रहा है। जिस तरह से नशे को लेकर उन्होंने ये बात इशारा किया है, खास तौर पर एक पार्टी पर उन्होंने व्यंग कसा। कैमरामैन के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पठानकोट में एक बार फिर से अलर्ट है। पठानकोट एयरबेस से सटे गांव में आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। पुलिस का सर्च अभियान जोरों पर है। आतंकियों के छिपे होने की आशंका को लेकर पठानकोट एयरबेस के आसपास के गांव में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और पूरी स्थिति का जायजा लिया। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले को हुए महीने बीत गए, लेकिन इलाके में आतंकियों के होने का अंदेशा अब भी जाहिर किया जा रहा है। दरअसल संसदीय कमेटी की टीम ने बॉर्डर से लगते एरिया का जायजा लिया था। उस कमेटी के चेयरमैन प्रदीप भट्टाचार्य ने अंदेशा जताया था कि एयरबेस के साथ लगते गांव में आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया हुआ है। स्थानीय पुलिस के आला अधिकारियों का दावा है कि तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। पार्लियामेंट कमेटी के हैड सीगे श्री पी भट्टाचार्य, उन्होंने जम्मू स्टेटमेंट दी। उन्होंने पता लगा कि पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के आसपास पिंडा कुछ आतंकवादी छुपे है। सो अभी सोचा कि सर्च करके देख लेने भी किया कि नहीं है। तो आज मेरे सारे ऑफिसर, सारे एसओ, तकरीबन अभी 300 के करीब अभी आज जवान लैके आए फोर्स के। अभी 25 पिंड आस पास है, सारे सर्च किए हैं। एसएसपी ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि कोई भी सूचना मिलने पर पुलिस को जानकारी दें। किसने भी इस चीज़ को इनकार किया है, फिर भी उन्हें जागरूक करके आए हैं कि साडा 100 नंबर है, साढ़े एसओ के नंबर ने कि तुहानू कोई भी ऐसी कोई चीज़ सस्पिशियस नजर आती है तो सानू तुरंत इन्फॉर्म करो। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा है और इलाके में चलाया गया तलाशी अभियान सही कदम है। ये इनपुट एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है। तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग है एक हम शहर वासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, ताकि हमें किसी तरह का नुकसान ना हो सके, देश को किसी तरह का नुकसान ना हो सके। और हमें शहरवासी होने के नाते पुलिस को पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। स्थानीय लोगों ने पुलिस द्वारा उठाए गए इस एहतियातन कदम की सराहना की है और पुलिस पर पूरा भरोसा जताया है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू का कहना है कि सिर्फ संभावना के आधार पर इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। वहीं पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सांपला का कहना है कि पंजाब पूरी तरह से सुरक्षित है। पठानकोट हमले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि मैं संभावना के आधार पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। पठानकोट एयरबेस के आसपास आतंकी छिपे हो सकते हैं। संसदीय कमेटी के चेयरमैन की तरफ से जाहिर की गई इस आशंका पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि महज संभावनाओं के आधार पर इस तरह की बात कहना सही नहीं है। ये सब मामले में अनुमान से बात करना ठीक नहीं है। संभावनाएं हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन मैं एक मंत्री होने के नाते संभावनाएं को लेकर के प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला भी आतंकियों की छिपे होने की आशंका को दरकिनार करते नजर आए। विजय सांपला ने कहा कि उन्हें पंजाब पुलिस पर पूरा भरोसा है और सूबे में खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं अपने आप में साडा सुरक्षित है। पंजाब पुलिस और पंजाब दी जिन्नियां भी सुरक्षा एजेंसियां चुकन्ना ने और हर पक्षों सानू उन्हां ते विश्वास है। पठानकोट एयरबेस को आतंकियों ने जनवरी में निशाना बनाया था। इसके बाद संसदीय समिति ने बॉर्डर एरिया से सटे गांव का दौरा किया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर से आतंकी हमला होने की आशंका जाहिर की गई है। पठानकोट मामले को लेकर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला का कहना है कि पंजाब पूरी तरह सुरक्षित है। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सीमा पार से आने वाले आतंक के खात्मे के लिए बॉर्डर को सील करने की जरूरत पर जोर दिया। सीमा पार से आने वाले आतंक के खात्मे के लिए बॉर्डर को पूरी तरह सील करना बेहद जरूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली में यह बात कही। पंजाब को आतंक से दूर रखने का सबसे सॉलिड तरीका क्या हो सकता है?
पाक से लगती पंजाब की बॉर्डर किस तरह से 100% महफूज रह सकती है। इस मामले पर मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने राय रखी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक बॉर्डर को पूरी तरह सील करने के बाद ही सीमा पार की घुसपैठ पर रोक लगेगी। दरअसल मुख्यमंत्री दिल्ली में पठानकोट एयरबेस से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। वो एरिया इस तरह का है कि कितों भी आ जाए, वो तो बेस्ट है कि सील करना चाहिए बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर से वो आ ना सके। हमारी तो सेकंड लाइन है, हम करते हैं हमेशा ही। पठानकोट में पहले जो 2-3 इंसिडेंट हुए, पंजाब पुलिस ने शहीदियां भी दी और उनको मारा भी। वहीं आम आदमी पार्टी ने हालिया आतंकी हमलों को इंटरनेशनल ड्रग रूट के साथ जोड़ा है और इस मामले में सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਰਗ ਰੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਗ ਰੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਡਰਗ ਰੂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ वो सारी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि कई राज्यों को फंड दिया जा रहा है और पंजाब में भी पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए पैसे की जरूरत है। पंजाब को भी हम चाहते हैं कि उनकी पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए या इस तरह सिचुएशन को मीट करने के लिए हमें लिबरली फंड देने चाहिए, जैसे दूसरी बहुत सारी स्टेटों को देती है। तो पंजाब ने तो हमेशा कंट्री को डिफेंड किया है। मुख्यमंत्री बादल ने पुलिस के आधुनिकीकरण पर फिर से जोर दिया है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। संसदीय समिति की रिपोर्ट में पठानकोट एयरबेस को लेकर फिक्र जाहिर की गई तो पंजाब कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पठानकोट एयरबेस से जुड़ी संसदीय समिति की रिपोर्ट पर पंजाब कांग्रेस के नेता इंद्रजीत सिंह जीरा ने कहा है कि पंजाब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में पठानकोट एयरबेस को लेकर जाहिर की गई आशंका पर पंजाब कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए हैं। पंजाब कांग्रेस नेता इंद्रजीत सिंह जीरा का दावा है कि पंजाब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और पीएम मोदी पंजाब के दुश्मन हैं। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, साडा पंजाब ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मोदी जी जिहड़े ने वो पंजाब दे एक नंबर दे दुश्मन ने, वो पंजाब नूं तबाह करना चाहते हैं। जीरा की माने तो पीएम मोदी पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को बधाई देने और उनसे गले मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जबकि पंजाब में 2 आतंकी हमले होने के बावजूद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती। वो जाके उत्थे पाकिस्तान दे विच बिना सद्दे तो जाके उत्थों दे प्रधानमंत्री नूं वधाइयां दे रहे ने ते इधर अटैक हो रहा है। अगे अज तक किन्नियां सरकारां ਦੀਆਂ बड़ा कुछ होया, बार्डरां ते लड़ाई हुई, पर जिस तरीके नाल इत्थे अटैक होए ने 2 हुण पंजाब दे विच, ये तां इतिहास दे विच किते नहीं है। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह संसदीय समिति के चेयरमैन प्रदीप भट्टाचार्य को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब पूरी तरह सुरक्षित है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जेडे वो एक टोली आके रेड मार के जाना चाहती सी, वो तो फड़ ली, वो तो दिवाली मारते थोड़ा ख्याल है रोज ही बैठे होते ने उत्थे। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जीरा और कैप्टन के अलग अलग बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि सुरक्षा पर सियासत भारी पड़ रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, जबकि इंद्रजीत सिंह जीरा इस रिपोर्ट के हवाले से पीएम पर निशाना साध रहे हैं, जिसमें विरोधाभास साफ झलक रहा है। पंजाब में बीजेपी 25 और 26 जून को काला दिन मनाने जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के इस कदम को सियासत करार दिया है। बीजेपी ने 25 जून को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई, जिस पर सियासत आज भी जारी है। पंजाब बीजेपी ने 25 और 26 जून को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। उसके विरोध में काला दिवस मनाया जाएगा। 25 तरीक की मध्यरात्रि 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी और संविधान ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ उड़ा के
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮੰਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ रूप में ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद करें। पंजाब बीजेपी के फैसले पर पंजाब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेता इंद्रजीत सिंह जीरा ने पूछा है कि बीजेपी को चुनाव के नजदीक आने पर ही ये क्यों याद आई। उन्होंने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। गल है कि ये हुण अगे 17 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ आ रही ने। ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ 75 ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਸਪॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। पंजाब बीजेपी के काला दिवस मनाने के ऐलान को कांग्रेस ने चुनावी स्टंट करार दिया है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। नशे के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने ड्रग्स से संबंधित एम्स की रिपोर्ट को खारिज किया तो कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने सांपला पर सूबे के युवाओं से नाइंसाफी का आरोप लगाया। पंजाब में नशे की समस्या पर आधारित सर्वे की रिपोर्ट को विजय सांपला ने खारिज कर दिया है। पंजाब में नशे के मुद्दे पर सियासत बदस्तूर जारी है। केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने ड्रग्स से संबंधित एम्स की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सांपला की माने तो एम्स खुद उस रिपोर्ट से सहमत नहीं था और उन्होंने एम्स को फिर से नए सर्वे पर आधारित रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। ये जी रिपोर्ट है वो एम्स ने दी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एम्स आप भी सहमत पूरी तरह नहीं है। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ एम्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ सांपला के बयान पर पंजाब कांग्रेस ने हमलावर रुख अपना लिया है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ की माने तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने उसी रिपोर्ट का जिक्र कर संसद में पंजाब के नशे की समस्या को उठाया था और सांपला उससे इनकार करके सूबे के युवाओं से नाइंसाफी कर रहे हैं। राज्य मंत्री अगर आज वो कबूतर की तरह आंखें मूंद कर नशे की समस्या से अगर अपने आप को अनभिज्ञता जाहिर करते हैं तो मैं समझता हूँ पंजाब के भविष्य और नौजवानी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं सांपला साहब। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ I mean ਇਹ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री का दावा है कि नशे की समस्या के बहाने सूबे को बदनाम किया जा रहा है और विरोधी सियासी दलों का मकसद अकाली दल को नुकसान पहुंचाना है। ये प्रोपेगेंडा है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसी बात पकड़ते उनको ना पंजाब का इंटरेस्ट है ना इस चीज का इंटरेस्ट है। सिर्फ एक किसी तरह श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ को पॉइंट मिल जाए उसको चलाए रखते हैं। कांग्रेस ने इस मामले में सांपला को निशाने पर लिया है। वहीं सीएम बादल ने विरोधियों पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया है। दिल्ली से पंकज कपाही, चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। फाजिल्का अबोहर में किसान नहर के पानी के इंतजार में हैं और किसानों के लिए इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ अबोहर में नहर कॉलोनी के नजदीक धरने पर बैठे हैं और 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। नहरी पानी को लेकर शुरू हुआ कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का धरना जारी है। सुनील जाखड़ ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अल खजकाओ पैदल यात्रा का ऐलान किया है। अबोहर में किसानों को नहर के पानी की सप्लाई के मुद्दे पर कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ का धरना जारी है। सुनील जाखड़ के इस धरने में किसान भी उनके साथ मिल गए हैं और दावा यही किया जा रहा है कि जब तक किसानों को नहर के पानी की सप्लाई शुरू नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर ये मसला हल नहीं हुआ तो वो पूरे इलाके के गांवों में नहरों के साथ साथ अलग जगाओ यात्रा, पैदल यात्रा करेंगे। ऑफिसर्स ने टाइम मांगा है 3 दिन का, पर 3 दिन में पानी देने की क्षमता पे हमें पूरा शक है। परंतु 3 दिन के बाद मैं अपने तौर पे हमारे सारे इलाके के अंदर सारी नहरों के साथ साथ चलते हुए हमारे जितने टेल हेड पे गांव हैं सबके पर मैं पद यात्रा करूंगा। अलग जगाओ यात्रा के नाम से यात्रा की जाएगी। किसानों को
हम जागरूक करेंगे। इसी बीच पहुंचे सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर की ओर से रविवार तक पानी पहुंचाने का भरोसा दिया गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਉਣਾ ਸੀਜਰਵਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢੀਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ रोटेशन है ਉਹਦੀ पूरी कोशिश है कि रोटेशन भी बंद कर दियागा। पंजाब में किसान और पानी के मुद्दे को लेकर लगातार सियासत हो रही है। किसान और पानी के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन ज़रूरत है किसान और पानी दोनों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। फाजिल्का से सुनील नागपाल के साथ अवतार गिल, जी मीडिया। मिशन 2017 के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की हल्का विच कैप्टन अभियान जारी है। आज कैप्टन अपने इसी कार्यक्रम के तहत लुधियाना के जरगांव में रहे। हल्के विच कैप्टन कार्यक्रम के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने एसवाईएल के मसले पर फिर से मुख्यमंत्री बादल को घेरा है। लुधियाना के जगरांव में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हल्के विच कैप्टन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों के साथ कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बादल को निशाने पर लेना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि सीएम बादल चुनाव की खातिर एसवाईएल का मुद्दा भुनाने की कोशिश में थे। पानी का हल नहीं चाहता, ये चाहता है कि इसनूं इलेक्शन इशू बनाया जाए और ये इलेक्शन इशू हुण इन्हें देखभाल भी सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं कर रहा। ये चाहता है कि अपने खिलाफ जाए, फिर इन्हें जाके इस्तीफा दे के लोगों को पानी के मसले से जाए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। गैंग वॉरफेयर जेल तो चल रही है, बाहर चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया साडा सूबे दा। एंड बादल इज नॉट बॉदर। एक तुसी कहानी देखी है, सुनी है पहला कि जब रोम नूं अग लग गई सी, नीरो अपनी बांसुरी बजा रहा सी, फिडल कर रहा सीगा, बस वही हाल बन रहा थे। सूबे में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का हवाला देकर विपक्ष पहले भी सरकार को घेरता रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री और सहयोगी बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते रहे हैं। कैप्टन ने सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर भी सूबा सरकार को निशाने पर लिया है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से पंजाब के दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल जुलाई के पहले हफ्ते में 3 दिन का पंजाब दौरे का उनका कार्यक्रम है। अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के साथ पंजाब के विवादित मसलों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे पर रहेंगे, लेकिन उनके पंजाब पहुंचने से पहले ही कैप्टन ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने लुधियाना में कहा कि केजरीवाल हरियाणा से हैं और उनके पास पंजाब और हरियाणा के विवादित मसलों का हल नहीं है। सारे जानते हैं केजरीवाल कौन चीज है, क्या चीज है। दिल्ली तक दिन पर दिन डाउन जा रहे हैं काम होता था। तुसी मैंने समझाओ कि साडा झगड़ा है हरियाणे नाल, केजरीवाल हरियाणे का रहने वाला है, साडा पानी का मसला हल करो, साडे चंडीगढ़ का कटू, पंजाबी बोलते इलाकों का कटू। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को नसीहत भी दे डाली। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केजरीवाल पहले खुद को और दिल्ली को सुधारे, उसके बाद पंजाब का रुख करे। सानू कोई परवाह नहीं केजरीवाल का, लेट हिम, दिल्ली वाले ने इन्हों दब लेना है। अपने आप को सुधारे, अपने सूबे को सुधारे, अपने उत्थे नशे बंद करवाए, फिर ही गल करे पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी है, जिसके चलते विरोधी दल लगातार केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं। कैप्टन ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी कि पहले दिल्ली को सुधारे, फिर पंजाब की बात करें। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ राजीव अद्वा, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने मानसा दौरे पर इंदिरा आवास योजना के तहत 6 करोड़ रुपए के चेक बांटे और बादल सरकार की जमकर सराहना की। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के मुद्दे पर कैप्टन को निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मानसा जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने इंदिरा आवास योजना के तहत 6 करोड़ रुपए के चेक बांटे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि पंजाब सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए सीएम बादल के प्रयासों की जमकर सराहना की।
इस मौके पर हरसिमरत कौर बादल सूबे में रही पूर्व कांग्रेस सरकार को कोसना नहीं भूली। उन्होंने कहा कि कैप्टन किसानों का हमदर्द होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने किसानों की सुध नहीं ली और चुनाव आते ही उन्हें किसान याद आ गए। उन्होंने बताया कि बादल सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया है और बिजली के बिल भी माफ किए हैं। केंद्रीय मंत्री दावा कर रही हैं कि किसानों के हित में पूरे देश के भीतर बादल सरकार ने बेहतरीन कदम उठाए हैं। मानसा से बलदेव शर्मा, जी मीडिया। पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के लिए अब वैन का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब में करीब 50 वैन प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और उनकी योजनाओं का प्रचार करेगी। पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए पंजाब सरकार ने कमर कस ली है और पंजाब सरकार की पब्लिसिटी करेंगी ये वैन। 50 के करीब वैन्स का ये काफिला तैयार है अकाली बीजेपी सरकार के कामों के लेखे जोखे को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जल्द ही ये 50 वैन पंजाब के कोने कोने में घूमती नजर आएंगी। हालांकि 2 वैन सब्स्टिट्यूट तैयार की गई हैं। आपको इस वैन से विस्तार से रूबरू करवाते हैं। सबसे आगे लिखा हुआ है पंजाब दा प्रकाश। इसके साथ वैन के एक तरफ जहां पंजाब के प्रसिद्ध जगहों को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा की गई पहल को दिखाया गया है। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है जो अकाली बीजेपी के गठबंधन को बयान करती है। इसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है। इस LED से सरकार की उपलब्धियां दिखाई जाएंगी। सत्ता की हैट्रिक मारने को बेकरार अकाली बीजेपी के लिए इस बार कांग्रेस समेत नई उठी सियासी पार्टी आम आदमी पार्टी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रचार में कोई भी कोर कसर बाकी छोड़ने के रॉ में नहीं है पार्टी। पंजाब सरकार ने खुद को तैयार कर लिया है पब्लिसिटी के लिए और जल्दी हो सकता है ये वैन आपको पंजाब के कोने कोने में चलती हुई दौड़ती हुई नजर आ जाए। कैमरामैन अश्विनी के साथ नितिका महेश, जी मीडिया, चंडीगढ़। पटियाला में लंबे वक्त से अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे शहीदों के परिवार वाले आज मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को ज्ञापन देने चंडीगढ़ पहुंचे। हालांकि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री बादल से नहीं हो सकी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात का भरोसा जरूर मिला। देश की रक्षा की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों के परिवार आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। चंडीगढ़ में आज कुछ ऐसे ही परिवारों ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नाम ज्ञापन सौंपा। ये सर्टिफिकेट सबूत है उस बलिदान का जो इनके अपनों ने देश के लिए किया, लेकिन उसके बदले इन्हें देश से कुछ मिला तो सिर्फ और सिर्फ कुछ बहादुरी के मेडल। लेकिन क्या ये मेडल इनके घरों का चूल्हा जला सकते हैं? यही सवाल पूछ रहे हैं 1962, 1965 और 1971 की जंग में शहीद हुए फौजियों के ये परिवार वाले, जो आधी सदी बीत जाने के बाद भी सरकार के उस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं जो इनसे किया तो गया था लेकिन फिर भुला दिया गया। 70 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और शहीदों की विधवाएं पटियाला में धरना दिए बैठी हैं, लेकिन ना सरकार और ना ही विपक्ष का कोई भी नेता इनसे मुलाकात करने पहुंचा। यहां तक कि बार बार मुख्यमंत्री को मांग पत्र देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक बार फिर जब ये परिवार अपने हक के लिए आवाज उठाने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो उन्हें ये जवाब मिला कि ऐसा कोई केस उनके पास आया ही नहीं। आज हम सीएम ऑफिस गए थे सीएम साहब को मेमोरेंडम देने। सीएम वहाँ किसी वजह से नहीं थे, लेकिन वहाँ हम जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर कर्ण राजू है, पहले उन्होंने हमें हेजिटेट किया कि आपका तो यहाँ कोई केस ही नहीं है, जबकि ये लड़के यहाँ कई बार पहले भी मेमोरेंडम दे के आए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है इनके कोई केस ही नहीं, बोल दो वो चले जाए। राजू साहब का फिर अंदर से मैसेज आया कि बोल दो कोई केसेस नहीं है, ये वापस चले जाए। शहीदों के परिवारों का कहना है कि उन्होंने सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो 10 दिन बाद अपना सम्मान चिन्ह वापस लौटा देंगे। चंडीगढ़ से नीतिका महेश्वरी के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया।
मोहाली में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के कार्यालय के बाहर शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक यूनियन पंजाब के सदस्यों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर धरना दिया। इस धरने में शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक यूनियन पंजाब के करीब 2000 सदस्य शामिल हुए। पंजाब शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापकों ने अपने परिवार सहित धरना दिया। मोहाली में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के दफ्तर के बाहर शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक यूनियन ने धरना दिया, जिसमें शिक्षकों के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। पंजाब के लगभग 7000 शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक नौकरी पक्की करने के साथ ही वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील है कि सैकड़ों बार दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद सरकार सुनने को राजी नहीं है। और ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਬੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी अवगत कराया है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो प्रदर्शन तेज किया जाएगा, जिसमें चुनाव के दौरान मंत्रियों को वोट मांगने से रोकना भी शामिल है। अगला एक्शन ये है भी जिथे किते मंत्री साहबान जाणगे वोटां मंगण जाणगे, ਅਸੀਂ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੈਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ मिलांगे। धरना प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों ने मांगे पूरी न होने की सूरत में पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। चंडीगढ़ से गीतिका महेश्वरी के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। इंडो पाक बॉर्डर पर स्मगलिंग के दौरान बीएसएफ की फायरिंग में 2 पाकिस्तानी तस्कर ढेर हो गए। हालांकि एक पाकिस्तानी तस्कर को बीएसएफ ने पकड़ लिया। पकड़े गए तस्कर से कई अहम खुलासे हुए हैं। फाजिल्का की भारत पाक सरहद पर बीएसएफ की फायरिंग में 2 पाकिस्तानी तस्कर मारे गए, जबकि एक जिंदा पकड़ा गया। जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी तस्कर से कई अहम खुलासे हुए हैं। मसाला क्या है? हाँ जी, क्यों जाना सी इधर जी टपाना ही। भारत पाकिस्तान सरहद पर तस्करी की कोशिश करते हुए पकड़े गए इस पाकिस्तानी तस्कर का ये इकबाल हैरान करने वाला है। फाजिल्का की सोवाना चौकी पर पकड़ा गया ये तस्कर रमजान मान रहा है कि सरहद के उस पार से एक साजिश के तहत जहर के इस कारोबार को चलाया जा रहा है। रमजान के अनुसार पाकिस्तान से नशे को बेबाकी के साथ भारत भेजा जा रहा है और इसके पीछे मकसद एक ही है, नशे के जहर के जरिए हमारी नस्ल को बर्बाद करना। एक बार फिर सुनिए ये तस्कर कैसे इस साजिश को बेपर्दा कर रहा है। उदन ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਫਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇੱਧਰ ਜੀ ਟਪਾਉਣਾ ਸੀ। रमजान के अनुसार पाकिस्तान में बैठे तस्कर लाखों रुपए का लालच देकर नशे का ये जाल फैला रहे हैं। पीछे कांड च गोली लगी। नशा कितने देन लगे? पैप थानी जी। हाँ जी। नशा अगे भी लैके आंदे उधर नाल दे? नहीं जी सर, मैं पहली बार आया, मैनू नहीं अगे पता। पुलिस को इस तस्कर से सरहद के उस पार चल रहे ड्रग नेटवर्क के मुतल्लक अहम जानकारी मिली है, जिससे सरहद पर जारी इस गोरख धंधे की जड़ को निपटाने में मदद मिलेगी। तो पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ की गई है, जिसने बताया कि वो पैसों के लालच और पैसों के साथ साथ उसको जो उसके साथी थे वफा शौका, वो दोनों उसको ये भी मोटिवेट करते थे कि दूसरी तरफ काफिर लोग रहते हैं, ये जो भी सामान उधर जाएगा, हथियार और ड्रग्स जो जाएंगे उनकी बर्बादी के लिए है। पकड़े गए पाकिस्तानी तस्कर से ये अहम खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी ड्रग माफिया भारत में ड्रग्स का जहर फैलाना चाहते हैं। इसके लिए लाखों रुपए का लालच देकर सरहद पार भारत में ड्रग्स भिजवाई जा रही है। कैमरामैन गौरव के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। हरियाणा सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता लाने के मकसद से बड़ा फैसला लेते हुए तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां जिला स्तर पर करने की घोषणा की है, जिन्हें 3 साल बाद रेगुलर कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 3rd और 4th क्लास की भर्तियां जिला स्तर पर करने की घोषणा की है, जिन्हें 3 साल बाद रेगुलर कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिला स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्तियां एडहॉक पर किए जाने का निर्णय लिया है, जिन्हें 3 साल बाद रेगुलर कर दिया जाएगा। राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि ये फैसला भर्तियों में क्षेत्रवाद और भेदभाव को दूर करने के मद्देनजर लिया गया है और पूरे हरियाणा में जो ये 3री और 4थी क्लास की भर्तियां हैं, ये जिला अनुसार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की दिशा में भी एक अहम कदम बताया जा रहा है। और ये सबको समान अवसर मिले, रोजगार के समान अवसर मिले, तो इसलिए ना जिलानुसार ये भर्ती करने का निर्णय लिया गया। चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न बचे। तमाम योजनाओं में पारदर्शिता लाने को मुख्यमंत्री ने प्राइम एजेंडा बताया है। हरियाणा सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता लाने के मकसद से ये बड़ा फैसला लिया है। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स की रवानगी शुरू हो गई है। इससे पहले एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों के साथ समीक्षा बैठक की। आरक्षण की मांग को लेकर जारी जाट संगठनों का धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब हरियाणा से पैरामिलिट्री फोर्सेस की रवानगी शुरू हो चुकी है। हरियाणा में जाट आंदोलन खत्म होने के साथ ही यहां तैनात 50 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स की रवानगी भी शुरू हो गई है। इससे पहले एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अकील मोहम्मद खुद अलग अलग जिलों में गए और पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों के साथ समीक्षा बैठक की। तो बेसिक जो पर्पस था समीक्षा करना और उसको ये देखना, आकलन करना कि कितना सक्सेसफुल रहा। इस बैठक का बड़ा मकसद आंदोलन के दौरान अपनाई गई रणनीति की समीक्षा करना था, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे और प्रभावी बनाया जा सके। साथ में कुछ ऑपरेशनल और भी जो चीजें थी कि आगे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरीके से आगे से हमने प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अकील मोहम्मद ने हिसार में तैनात पैरामिलिट्री की कुल 7 कंपनियों को आंदोलन के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए बधाई भी दी। आपको बता दें कि इनमें सीआईएसएफ की 3, आईटीबीपी की 1, बीएसएफ की 1, सीआरपीएफ की 1 और महिला सीआरपीएफ की 1 कंपनी शामिल थी। जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 50 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई थी। इसका रोजाना का खर्च करोड़ों में आ रहा था। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आज एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज न केवल अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाई है, बल्कि नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। आज सुबह 9:25 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-34 को लॉन्च किया गया। 26 मिनट 30 सेकंड में 20 सैटेलाइट्स को 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में पहुंचाया गया। And it's a really great thing to see because प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसरो को ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। एक बार में 20 सैटेलाइट, इसरो ने नए रिकॉर्ड बनाना जारी रखा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिकों को दिल से बधाई। इसरो लगातार रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। आज इसरो ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। 2008 में इसरो ने एक साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। आज एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर इसरो ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 सैटेलाइट का कुल वजन करीब 1288 किलोग्राम है। भारत सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने के अमेरिका और रूस के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। अमेरिका ने 2013 में 29 और रूस ने 2014 में एक साथ 33 सैटेलाइट भेजे थे। अपनी 36वीं उड़ान के साथ PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन गया है। आज जो 20 सैटेलाइट्स का साइमल्टेनियस लॉन्च हुआ इसरो द्वारा, इसरो की, उसके सभी वैज्ञानिकों की सराहना की और उनका अभिनंदन किया। जो ये एक अचीवमेंट, नया कीर्तिमान इसरो ने स्थापित किया है।
टीम इसरो बधाई की पात्र है। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि उनके हिस्से में आई है। सारा देश उन पर गर्व करता है। ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। अभी ये इंडस्ट्री करीब 13 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 41% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 4% से भी कम है। दुनिया की बाकी सैटेलाइट लॉन्चिंग एजेंसियों के मुकाबले इसरो की लॉन्चिंग 10 गुना सस्ती है। विदेशी सैटेलाइट की लॉन्चिंग इसरो की कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए होती है। 2010 से 2015 के बीच एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को 896 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग से अब तक 660 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसरो को ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितिका महेश्वरी, जी मीडिया। शिमला में हिमाचल कैबिनेट ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्कल के निर्माण और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के साथ ही कई अहम फैसले लिए हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने शिमला में लंबे समय से चली आ रही पानी की किल्लत और सीवरेज प्लांट को दुरुस्त करने के लिए अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत कैबिनेट ने ग्रेट शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्कल का गठन किया है। इसकी निगरानी आईपीएच विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की अध्यक्षता में की जाएगी। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने कई और अहम फैसले लिए हैं, जिनके तहत कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के 244 पद, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 150 से ज्यादा पदों की भर्ती और एचआरटीसी में करीब 25 पदों की भर्ती करने को हरी झंडी प्रदान की गई है। साथ ही कैबिनेट ने मंडी में बनने वाले ईएसआई अस्पताल को भी मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने कई और फैसले लेते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य को तवज्जो दी है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में कई पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे हर मोर्चे पर नाकाम बताया। शिमला में कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोपों की बरसात की तो हिमाचल बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने शिमला में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के हर वर्ग से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आनंद शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को 2 साल की विफलता का जश्न मनाने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। पर जो वायदे हिंदुस्तान के लोगों के साथ 2 साल पहले किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने भारत के लोगों के साथ वायदा खिलाफी की है और सही मायने में देश के लोग, नौजवान, महिलाएं, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस दौरान आनंद शर्मा ने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस केंद्र से निपटने में सक्षम है। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई तो हिमाचल बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मैं समझता हूं कि आनंद शर्मा जी के पास आजकल जो है वो कोई मुद्दा है नहीं है। हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो रहा है। लेटेस्ट जो इलेक्शन अभी 5 राज्यों के हुए तो उसमें भी उन्होंने देख लिया है कि कांग्रेस तो अपनी सरकारें जो है वो जहाँ जहाँ आसाम में थी, केरल में थी, वहाँ पर भी वो खो चुके हैं। हालांकि इस दौरान आनंद शर्मा हिमाचल की सियासत पर कुछ भी खुलकर कहने से बचते रहे। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। धर्मशाला में चल रहे बीसीसीआई के 4 दिवसीय कॉन्क्लेव में टीम इंडिया के नए कोच के ऐलान किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। धर्मशाला में बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक में देश भर की क्रिकेट एसोसिएशंस के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। धर्मशाला में बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। इस 4 दिवसीय बैठक में देश भर के क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं।
अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में इस कॉन्क्लेव के आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस दौरान इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी पर चर्चा हो रही है। This is the first ever BCCI cricket conclave in the last 88 years. We are trying to focus on few areas, how to improve the domestic cricket and how to put more focus on the domestic cricket, how to make media more fan friendly and how to activate our media managers in the states. क्रिकेट पर चल रही इस मैराथन कॉन्क्लेव में एक बात जो सबसे खास है वो है टीम इंडिया के अगले कोच का सिलेक्शन, जिसके लिए देश भर में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की 3 सदस्यीय क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने रवि शास्त्री, अनिल कुंबले समेत कुल 7 पूर्व खिलाड़ियों के इंटरव्यू किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए कोच के नाम का ऐलान धर्मशाला कॉन्क्लेव के आखिरी दिन हो सकता है। As far as the coach of the Indian team is concerned, the cricket advisory committee has met couple of times. They will shortlist few names and recommend it to us and we'll take the final call after that. बीसीसीआई की कमान संभालने के बाद से अनुराग ठाकुर लगातार क्रिकेट की बेहतरी और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दिलाने पर जोर दे रहे हैं। इस बीच टीम इंडिया के नए कोच का सिलेक्शन भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। टीम इंडिया के नए कोच को लेकर भी माथापच्ची जारी है। संभव है कि कॉन्क्लेव के आखिरी दिन तक नए कोच का ऐलान हो जाएगा। धर्मशाला से एस गोपालपुरी के साथ यशराज, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि प्रशासन और सरकार ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में भारी बारिश की संभावना जताई है। मानसून ने हिमाचल में दस्तक दे दी है। सूबे के मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक राज्य में मानसून 4 से 5 दिन पहले पहुंच गया है। विभाग ने अगले 1-2 दिन के भीतर भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने स्थानीय लेवल पर सरकारी विभागों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को एसएमएस के जरिए मौसम की जानकारी और अलर्ट देना शुरू कर दिया है। जो बल्क एसएमएस सेवा शुरू की है, जिसमें जो एनआईसी के थ्रू जो अपने हमारे यूज़र्स हैं उनको एसएमएस किए जाएंगे। इससे यह है कि जो यूज़र्स हैं हमारे, जहाँ पब्लिक है, मीडिया है, जहाँ हमारी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने आगे फर्दर एक्शन लेने हैं, उनको हम जो एसएमएस के थ्रू भी मैसेज भेजेंगे। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं और राज्य में मानसूनी बारिश के मद्देनजर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दरअसल मानसून के दिनों में होने वाली बारिश कई दफा सूबे में भारी भूस्खलन की वजह बनती है, जिससे राज्य की रोड कनेक्टिविटी पर खासा असर पड़ता है। हिमाचल मौसम विभाग ने एसएमएस सेवा शुरू कर दी है, जबकि मुख्यमंत्री मौसम के मद्देनजर पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहे हैं। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। आज जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश हुई। इस बारिश के साथ ही घाटी में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। जम्मू में मानसून के बादल पहुंच गए हैं। आज सुबह से ही यहाँ पे बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। जम्मू और इसके आसपास के इलाके जो हैं, आज सुबह जब हुई तो उसके बाद से ही भीगना शुरू हो गए। मानसूनी बारिश से पिछले कई दिनों से जो उमस बनी हुई थी, जो गर्मी का मौसम था, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और इस बारिश से जो है किसानों को भी काफ़ी राहत मिली है कि मक्की की फसल का सीज़न है इस समय। और जैसे आमतौर पर पिछले कुछ सालों से हो रहा था कि बारिश देरी से आती थी या मानसून रुक के आता था, जिससे किसानों को नुकसान होता था। तो कुल मिला के इस बार की अगर हम बात करें तो मौसमी जो बरसात है, जो बादल, मानसूनी जो बादल हैं, वो जम्मू कश्मीर में जो है 10 दिन पहले जो तय तारीख बताई जा रही थी, उससे 10 दिन पहले मानसून जो है जम्मू में आ गई है। और जो है मानसून के बादल के बरसने से जो है झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे काफ़ी राहत लोगों को मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो लो लाइंग एरिया हैं, जो नाले हैं, वो भी उफान पे आ रहे हैं। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। अब जानते हैं कुछ अहम शहरों के मौसम का हाल। हिमाचल में मानसून की पहली बारिश के साथ मैदानी इलाकों में के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तरी भारत में मानसून की दस्तक के बीच तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
आज की बात करें तो हिसार में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में पारा 37 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं साइबर सिटी में भी तापमान गिरकर 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बठिंडा में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अमृतसर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पटियाला में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल की बात करें तो मानसून के चलते हुई बारिश ने मौसम सुहाना जरूर किया। हालांकि तापमान 24 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जबकि मनाली में 25 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 40 डिग्री और श्रीनगर में 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। हालांकि मनाली और श्रीनगर के तापमान में कमोबेश पहली की ही स्थिति में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ 25 खबर 25 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।